हेलो एवरीवन। GS 75 डेज हार्ड चैलेंज के 22वें दिन आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स। अगेन आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और शायद होगी भी, बट जो मेरी कोशिश है, जो मेरा तरीका है, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताने का है ताकि आप चीज़ें को रिलेट कर पाओ और आंसर इजीली याद कर सको या चीज़ें याद कर सको, या आपके एग्जाम में कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा अगेन टारगेट है कि 10 क्वेश्चन करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, डोमेस्टिक बैंकिंग सोर्स, डोमेस्टिक सेविंग सोर्स या डोमेस्टिक मॉनेटरी सोर्स। देखो, जो विद इन द कंट्री की बात होती है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपनी सरकार चलाने के लिए बहुत सारा लोन या पैसे की जरूरत पड़ती है। कुछ तो वो टैक्स से कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों की जरूरतें पूरे करने के लिए वो लोन लेती है। अब जो बड़ी चीजें, बड़े प्रोजेक्ट्स या अपने देश में कोई भी ऐसे बड़ी फील्ड में काम करना है उनको, तो बाहर से ही लोन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक से, IMF से ले लिया, किसी और चीज से ले लिया, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया। लेकिन जब कोई छोटे मोटी जरूरत पड़ती है, लाइक कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसमें कोई थोड़ी बहुत फंडिंग्स की जरूरत है, उस चीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से लोन नहीं मांगती। वो क्या करती है, अपने ही लोकली जो आपके पैसा है उसको कलेक्ट करती है। लाइक छोटी स्मॉल बोरोइंग्स होगी, उनके सेविंग अकाउंट में कोई पैसा बचा हुआ है, लाइक जैसे इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे गवर्नमेंट का भी है, या फिर किसी और तरीके से वो लोकली अपना फंड रेज करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। मतलब बजटरी से भी समझ में आ गया आपका, मतलब जो छोटा मोटा जो जरूरत किया पैसा है वो। नेक्स्ट है सिक यूनिट्स आर रेफर्ड टू सिया, बाइफर, FCI, IDBI दैट इज ए बैंक। बाकी की जो चीज़ें हैं आप जनरली शायद आपने सुनी नहीं होंगी, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। जनरली हम इन चीज़ों को नहीं देखते। इसका आंसर है BIFR। BIFR का मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूँ, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्यों बताया मैंने? ये बोर्ड क्या काम करता है? ये बोर्ड काम ही ये करता है, रिकंस्ट्रक्शन से आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी सिक यूनिट्स हैं। सिक आपकी बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, या बैंक्स हो गए। सिक मतलब भाई वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, जो उनको आउटकम देना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया है ताकि वो किसी न किसी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पॉलिसीज हो, या किसी भी तरीके से उन यूनिट्स की हेल्प करे और उनको दोबारा रिवाइव करे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा BIFR। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट डिओपोली वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वीजी, माल्थस, रिकार्डो या कोर्नोट। तो ए गुरनोट करके एक बंदा है, उन्होंने ये बात बताई कि भाई डिओपोली क्या होती है। जैसे मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, तो उसमें डिओपोली जो बताई थी वो ए कोर्नेट करके बंदा है, उसने बताई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, पिछली क्लासेस में जो भी हमने इकोनॉमिक्स की क्विजेज करी हैं, उसमें अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। नहीं देखी है तो कोई नहीं, आप जब भी वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है। सिंगल फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स, या नन ऑफ द अबव। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जिसमें जो सेलर हैं या कंपनी है वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैं मोबाइल का एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपका है मोबाइल फोन इंडस्ट्री, एक तरीके से मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन अगर आप देखेंगे, कहने को तो मोबाइल फोन है, लेकिन हर कंपनी अपनी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज डाल के मोबाइल्स बनाती है। मान लो चाहे वो प्रोसेसर हो, कैमरा हो, डिजाइन हो, या आपकी बैटरी लाइफ हो, है तो मोबाइल फोन ही, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर चीज डाल के उनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनाती है।
और इसी को ही बोलते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज, मतलब एक ग्रुप ऑफ फर्म्स या ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसका आंसर ये होगा। तो वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट करती हैं कि भाई मेरी मतलब है तो वो बहुत सारी कंपनीज, लेकिन वो अपनी अपनी स्पेशल चीज़ें डाल के वो उसको एक कंपटीशन बना देती हैं मार्केट को। सब अपना अपना सोचती हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल एंड्रॉयड सिस्टम को फॉलो नहीं करती। क्या है कि उसने जो iOS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अलग ही बना रखा है। तो है तो वो भी मोबाइल फ़ोन, उसको भी लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना रखा है कि भाई मेरा अलग एक विशेषता है मेरे फ़ोन की, अगर आप वो लेंगे तो आपको अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, ये क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। Which one of the following is an example for a non economic good? नॉन इकोनॉमिक गुड मतलब भाई जिसके कोई डिमांड मतलब नहीं होती, या जिसके कोई पैसे नहीं मिलते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो होती है एक नॉन इकोनॉमिक गुड। डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस, मदर सर्विस या बैंकर सर्विस? इसका तो सीधा सीधा आंसर है मदर सर्विस। मदर सर्विस का जो मूल्य है वो, उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब अनमोल वो चीज़ है। वो अपना ड्यूटी, अपनी केयर, अपना अफेक्शन अपनी मर्जी से ऐसे करती हैं, उसके हम कोई पैसे नहीं देते। बाकी चीज़ों के आप डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस और बैंकर सर्विस का आपको पता है कि भाई उनके लिए आप पैसे दोगे तो आपको वो सर्विस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन मदर सर्विस में ऐसा नहीं है। आप कितनी शरारतें कर लो, आप चाहे कुछ उल्टा सीधा भी बोल लो घर वालों को या माँ को, कुछ भी कर लो, तो भी माँ अपनी सर्विस देती ही रहती है। ठीक है। सो इसलिए इन सभी सर्विस, जो इन ये सारी सर्विस हैं और जितनी भी सर्विस हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी सर्विस मैं मानता हूँ कि मदर सर्विस। भले ही उस ऑब्वियसली हम उसको पैसे से नहीं नाप सकते, इसलिए दैट इज ए नॉन इकोनॉमिक गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया? एलसी गुप्ता, नरसिम्हम, एक्चुअली नरसिम्हन आएगा या नरसिम्हन, चक्रवर्ती, केलकर, हो सकता है नरसिम्हन। इसका आंसर है नरसिम्हन। नरसिम्हम क्या है, उन्होंने 1991, अच्छा नरसिम्हम 1991 टू, इन्हीं की कमेटी बनी थी इनके अंडर ही 1998 में, और फिर एक तीसरी कमेटी बनी थी 1999 में, वर्मा कमेटी करके। याद रख सकते हैं, मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ, जो कि आपकी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा नरसिम्हन। Which one of the following is not a qualitative credit control measures of the RBI? Fixing margin requirements, variable interest rates, open market operations या credit rationing? अब आपको एक चीज बता देता हूं, आरबीआई के दो मेजर्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। ठीक है, दो तरह की उनकी पॉलिसीज। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? क्वांटिटेटिव में आता है आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, ये इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी उनको कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है, आरबीआई भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, खरीद लेती है। खरीद लेती है मतलब अब भाई जो मार्केट में पैसा इनफ्लो कराना है तो खरीद लेती है, अगर मान लो पैसा खींचना है तो बेच देती है। तो इस तरह की चीज़ें वो क्वांटिटेटिव, जो कि मनी सप्लाई से रिलेटेड है। फिर आते हैं क्वालिटेटिव, जो कि क्वालिटी को लेकर जो भी उनके मीजर्स होते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट रेशनिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। बाकी वैल्यूएबल इंटरेस्ट रेट्स हैं, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी क्या है आपकी क्वालिटेटिव है। ठीक है, ये आपकी क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए आरबीआई के। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है, वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि वो है क्वांटिटेटिव। आई होप ये चीज़ आपको सही समझ में आ गई होगी। अगर मान लो आपसे अभी तो पूछा है कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है, अगर आपसे पूछ ले कौन सा क्वालिटेटिव है या कौन सा क्वांटिटेटिव है, तो भी आप उसका आंसर कर पाएंगे। ये पुराना क्वेश्चन है। द 13th 5-year प्लान विल बी ऑपरेटेड फॉर द पीरियड 2010 से 15, 11 से 16, 12 से 17, 13 से 18। पहली बात, 13th 5-year कोई प्लान ही नहीं है, गलत क्वेश्चन मतलब प्रिंट हुआ अभी नहीं, मेरे ख्याल से ये एग्जाम में ही गलत प्रिंट हुआ था, हो सकता है हमारे यहाँ पे भी गलती हुई हो। तो पहली बात तो ये 12th 5-year प्लान पूछना चाहते हैं। 12th 5 पहले देखें, 11th 5-year प्लान था 2007 से 2012।
12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017, लेकिन 2014 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोदी जी आने के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो ये 5 ईयर प्लान है वो प्लानिंग कमीशन ही देखता था, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया, बोल दिया कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, अब रहेगा नीति आयोग। यहाँ नीति आयोग में नीति का क्या मतलब है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर या ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उन्होंने उससे बदल दिया। ये कब से ऑपरेटिव हुआ, 1 जनवरी 2015 से, ठीक। अब कौन देखता है ये सारी चीज़ें, जो प्लानिंग कमीशन की है वो देखता है नीति आयोग। लेकिन अब कोई 5 ईयर्स वाला सिस्टम नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कब कौन सी ग्रोथ मेजर करनी है, क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो ऐसे देखा जाता है। पहले क्या था, 5 ईयर प्लान्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते थे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ख़त्म होने पर फिर रिपोर्ट आती थी कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए, ठीक। तो यहाँ पे पहली बात तो 30/12 आएगा। दूसरा, अच्छा ये पूछा गया है, ये दूसरा ये है कि भाई अब हमारा कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, ओके। द नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन इज द, नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की क्या होती है, गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत। अब गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू, गवर्नमेंट्स एनुअल रेवेन्यू कैसे भी हो सकता है, उसमें मतलब कुछ चीज़ें घट सकती है बढ़ सकती हैं, लेकिन हमसे नेशनल इनकम के पूछे गए तो इनकम से रिलेटेड ही हम आंसर करेंगे कि जो इंडिविजुअल्स की इनकम है कैसे भी हो, जैसे वो वेजेस हो सकते हैं, वेजेस मतलब भाई कोई अपनी कमाई है, सैलरी है, उसको भी वेजेस में ही काउंट करेंगे। किसी ने भाई घर किराए पे, बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, कोई भी चीज़ किराए पे दे रखी है, दैट इज कॉल्ड रेंट, रेंट भी हो सकता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उससे क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल हैं और होती हैं, उनको इनकम में काउंट किया गया है। और ये सारी चीज़ें जब काउंट की गई, इकट्ठा करके अगर बताया जाए कि सम टोटल ऑफ ये फैक्टर जो इनकम्स हैं उनको जोड़ाया जाएगा सभी के लिए, तो क्या बनेगी, द नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, externalities theory is the basic theory of the following branch of economics: macroeconomics, environmental economics, fiscal economics या international economics। तो इसको इसका आंसर है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इसको एनवायरोनॉमिक्स भी बोलते हैं, मतलब इसको संधि कर दिया जाता है, एनवायरोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक। एक्सटर्नलिटीज थ्योरी क्या है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी चीज जिसका हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया कि उसका कोई फर्क भी पड़ सकता है, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज जो बाहर की है, ऐसी चीज जिसका हमें पता ही नहीं उसका फर्क भी पड़ सकता है, लेकिन उसकी उस वजह से पॉजिटिव भी फर्क पड़ सकता है, नेगेटिव भी फर्क पड़ सकता है। पॉजिटिव क्या फर्क पड़ सकता है, जैसे आप कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, आपने एक कुछ लेबर हायर कर ली, लेबर पढ़ी लिखी है, लेबर क्या है, एजुकेटेड है, थोड़ी बहुत स्किल्ड भी है, लेकिन आपने जिस काम के लिए उसको हायर किया था वो उससे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है, ये जो आपका काम है उसमें आपको हेल्प मिल रही है, दैट इज कॉल्ड, जो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव अब क्या है, पोल्यूशन। आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो ईंट भट्ठे का आपका काम है, अब मान लो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि भाई आपके गवर्नमेंट का आदेश आता है कि भाई आपको कुछ दिन काम बंद करना पड़ेगा। क्यों, ऑलरेडी पोल्यूशन है और आपके भट्टे में जो काम होता है उसकी वजह से पोल्यूशन में और बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए भाई जब तक पोल्यूशन सेटल डाउन नहीं हो जाता तो आपको काम बंद करके रखना पड़ेगा। तो पोल्यूशन की वजह से आपकी कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, आपको काम बंद करना पड़ा, आपको लॉस हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है जिसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सो इसका आंसर आपको पता चल गया। आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। आगे क्या है कि हमारे जो वेटेज है इकोनॉमिक्स का वो इतना ज़्यादा नहीं है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, लेकिन है, अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए और आपको दूसरों से अलग रहना है, अलग दिखना है, तो डेफिनेटली आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पे भी पकड़ बनाना ज़रूरी है।
सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।